हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एके एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज फिर से हम आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे डिपॉजिटरी ऑफ बुक्स एक्ट के बारे में जो है कंप्लीट स्टडी करेंगे साथियों, जिसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आए उससे बाहर नहीं होगा। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। अगर आरपीएससी ग्रेड सेकंड के उसके आधार पे देखें तो ये यूनिट फर्स्ट में का टॉपिक है। और साथियों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि आरपीएससी जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका यूनिट फर्स्ट का लगभग कंप्लीट सिलेबस जो है हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है साथियों। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, उसके बाद में यूनिट 2, फिर आगे यूनिट 3, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे साथियों। तो आज जो पढ़ेंगे हम पुस्तक वितरण अधिनियम है ना, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है ना, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो सबसे पहले मुद्रण एवं ग्रंथ पंजीकरण अधिनियम, जिसको हम कहते हैं द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, जो कि 1867 में, यानी किस समय की बात हो रही है यहाँ पे, ब्रिटिश भारत की है ना, यानी भारत का शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाता था। तो वह ब्रिटिश भारत के काल में 1867 के अंदर जो है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट जो है पारित हुआ था। अब ये कब पारित हुआ था? तो मार्च में के महीने में ये पारित हुआ था साथियों। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट है वह कब पारित हुआ था? तो 1867 मार्च में पारित हुआ था, जो कि जुलाई 1867 से लागू हो गया था, है ना। तो दोनों चीज़ हमारे को ध्यान में रखना है, दोनों को नोट डाउन कर लेना कि द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट तो 1867 में मार्च में पारित हुआ था और जुलाई में लागू हुआ था। तो ये जो एक्ट है वह लाने की आवश्यकता इसलिए थी साथियों। सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि ये एक्ट क्या है। तो ये एक्ट इसलिए लाया गया कि उस समय जब 1867 के उस काल की बात है जब ब्रिटिश भारत का शासन था, तो उस समय जो प्रेस वाले थे और जो पुस्तकें छप जाती थी तो उनको ब्रिटिश सरकार के पास जो भी प्रत्येक पुस्तक छपती थी, तो हो सकता है ब्रिटिश सरकार के कुछ नियमों के खिलाफ वो भड़काऊ हो, तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया, ये अधिनियम लेके आए ताकि प्रत्येक पुस्तक की प्रति जो है उनको प्राप्त हो सके और वो देख सके कि हाँ हमारे अगेंस्ट कौन सी कोई बुक छपी तो नहीं है। और इसी तरीके को देखने के लिए, है ना, सरकार ने क्या लेके आए थे, द प्रेस एंड, यानी प्रेस की भी, अगर जो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ से न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होते हैं उनकी भी और पुस्तकों की भी, है ना, दोनों की जो प्रति थी है वो कहाँ उनको भेजनी होती थी, ब्रिटिश सरकार के पास में। तो इसलिए यह अधिनियम लागू किया था उन्होंने, ताकि उनको पता रहे कि कौन सी पुस्तक हमारे अगेंस्ट छापने का, कौन सा प्रकाशन हमारे अगेंस्ट कुछ चीज़ें छापने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो उस तरह से ये एक्ट लेके आए थे। अब इस एक्ट की बात होगी, आगे बात करें तो 1953 की, है ना। तो 1953 में क्या होता है साथियों, पहला जो प्रेस आयोग है उसकी स्थापना की जाती है। किसकी? पहला प्रेस आयोग। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला प्रेस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, है ना। स्वतंत्र भारत का पहला प्रेस आयोग था, ये ध्यान रखना, है ना। स्वतंत्र भारत का पहला प्रेस आयोग 1953। अब इससे प्रेस आयोग की स्थापना हुई तो इसने कुछ सिफारिश भी करी थी, जिसकी सिफारिश के आधार पर, अब इसकी सिफारिश क्या है? इसकी सिफारिश थी कि हमारे एक आरएनआई की स्थापना, यानी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की एक स्थापना हो, तो इसकी स्थापना की जाती है। इसकी जो सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन थी, उसके आधार पे ही जो है आरएनआई की स्थापना की जाती है। 1956 में ही स्थापना हुई थी और 1956 से ही इसने अपना कार्य जो है आरंभ कर दिया था। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरएनआई की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसने अपना कार्य भी 1956 में प्रारंभ कर दिया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म अगर आरएनआई की पूछे तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इसकी ये कंप्लीट जो है फुल फॉर्म होगी, है ना। किसके लिए स्थापित जो है स्टैंड करता है आरएनआई? तो किसके लिए है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के लिए, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों, तो आगे जो है मुख्य रूप से वर्तमान में प्रचलित पुस्तकों का वितरण और समाचार पत्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954। तो साथियों एज इट इज़ ऐसे आपको ध्यान में रखना है। यह वर्तमान में जो
डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका नाम पूरा इस तरीके से है ना, पुस्तकों का वितरण, फिर बड़े कोष्टक में आएगा और समाचार पत्र, फिर छोटे कोष्टक में आएगा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954। तो ये कंप्लीट इसका नाम है ना, तो इसका नाम ऐसे का ऐसे एज इट इज़ ऐसे का ऐसे हमारे को ध्यान में रखना है साथियों, है ना। कई बार क्या है ऑप्शन में से कई बार तो समाचार पत्र उड़ा देगा, किसी ऑप्शन में सार्वजनिक पुस्तकालय उड़ा देगा, तो ये ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना हमारे को ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान में रखना है। आगे देखो 1954 में आया था ये, 1954 में भारतीय संसद ने इसको क्या किया था, भारत सरकार की जो संसद है उसने पारित किया था। इस अधिनियम की धारा है 27, उसके अनुसार है ना, ये कंप्लीट जो है धारा 27 के अनुसार प्रत्येक पुस्तक अथवा समाचार पत्र या धारावाहिक जिसको हम सीरियल भी कहते हैं ना, सीरियल प्रकाशन के प्रकाशक को पुस्तक की 4 प्रतियाँ ना, पुस्तक की क्या है 4 प्रतियाँ जो कि मुद्रण एवं ग्रंथ पंजीकरण अधिनियम 1867 जो हमने सबसे पहले देखा था से अलग होगी, यानी उसके प्रकाशन की तारीख से। किसके, ये जो कोई भी प्रकाशन कर रहा है, कोई बुक प्रकाशन कर रहा है प्रकाशक, या समाचार पत्र न्यूज़पेपर या कोई सीरियल प्रकाशित हो रही है, तो उसके प्रकाशित होने से 30 दिन के भीतर भीतर क्या है इसकी एक एक प्रति जो है हमारी चारों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को प्रेषित करना अनिवार्य है। 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी है, तो उन चारों को एक एक प्रति क्या है इनको भेजी जानी अति आवश्यक है, अन्यथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी हो सकती है, वो भी हम देखेंगे है ना क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ये सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन सी है जिनमें ये पुस्तकें की एक एक प्रति भेजी जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो नेशनल लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, तो हम इसको उस समय का नाम कलकत्ता था, वर्तमान में इसको हम कोलकाता भी कहते हैं। तो इसकी आपको पता है नेशनल लाइब्रेरी की है ना, नेशनल लाइब्रेरी के नाम से स्थापना कब हुई थी तो 1948 में। वैसे आपको कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के इतिहास मैंने बता दिया 1836 मार्च से चल रहा है ना, लेकिन अगर बात करें कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता की स्थापना तो 1948 में है ना। वहीं दूसरी कौन सी है तो दूसरी है कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कहाँ है, मद्रास चेन्नई में है, मद्रास का ही नाम वर्तमान में चेन्नई है, जो कि एगमोरे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो ये ध्यान रखना एगमोरे स्थान है ना, ये आपको नोट डाउन करना है। चेन्नई तमिलनाडु आप सबको पता है लेकिन एगमोरे में है ना। में इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1890 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो ये लाइब्रेरी है इसको 1955 में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा नेशनल लाइब्रेरी को दिया गया था है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो नेशनल लाइब्रेरी को है ना, और फिर किसको कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को, कब तो 1955 में। अब हम आगे बात करते हैं साथियों सेंट्रल लाइब्रेरी टाउन हॉल बम्बई है ना, सेंट्रल लाइब्रेरी। अब ये सेंट्रल लाइब्रेरी कौन सी है तो ये एशियाटिक सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1804 में, एशियाटिक सोसाइटी के रूप में 1804 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसी को वर्तमान में जो है सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना साथियों कौन सी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है ना, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से एशियाटिक सोसाइटी को जाना जाता है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ना, जिसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1951 को। तो इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1951 को स्थापना होती है, और किसके सहयोग से तो यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। इस लाइब्रेरी को 1982 में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को 1982 में किस लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का। इस तरीके से ये 4 हमारे जो है डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज है ना, भारत में कितनी है 4। आगे देखो साथियों, तो इस अधिनियम का उद्देश्य, अब जो ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है इसका क्या उद्देश्य था ना, भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब ये देखेंगे हम। तो ये उद्देश्य था इसमें भारत में पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करना एवं विद्वता को प्रोत्साहित करने हेतु अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना करना। तो यह में इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों। ये बिल्कुल आपको एज इट इज़ ऐसे कैसे याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो भारत की डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करना एवं विद्वता को प्रोत्साहित करने हेतु अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य
था। आगे देखो, जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है 1954 में लागू हो गया साथियों, है ना। ये अधिनियम कब लागू हुआ था? 20 मई 1954 को। आपको ये भी ध्यान रखना, ये डेट है ना, 20 मई 1954 को लागू हो गया था। पूरे भारत में लागू हो गया था, लेकिन ये जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, है ना, किसको? जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। तो एक जम्मू कश्मीर को आपको पता है विशेष दर्जा दिया गया था, तो वहाँ पे लागू नहीं हुआ था। तो ये अधिनियम पूरे भारत में कब लागू हुआ था? 20 मई 1954 को। ये भी आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। आगे बात करें साथियों, इस पर 1956 में संशोधन किया गया। किस पर? जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है आपका 1954, उसमें संशोधन के पहला संशोधन किया गया 1956 में, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह क्या है? पुस्तकों और समाचार पत्रों का वितरण अधिनियम 1954 बन गया। कौन सा अधिनियम बन गया? बुक्स और न्यूज़पेपर सार्वजनिक पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954। यानी जो 1956 में इसमें पहला संशोधन किया गया, तो इसको 1956 के नाम से नहीं बल्कि इसके नाम में परिवर्तन किया गया, और बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट जो है सार्वजनिक पुस्तकालय वितरण अधिनियम जो है इसका नाम दे दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो पहला संशोधन हुआ ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले संशोधन के बाद में इसका नाम क्या हुआ था? तो वह यह नाम इसका रखा गया था कि बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज डिलीवरी एक्ट 1954, इसका नाम जो है 1956 में रखा गया था, किसके कारण? इसके जो पहला संशोधन हुआ था 1956 में, उसके कारण, है ना। आगे देखो साथियों, पुस्तकों की डिलीवरी सार्वजनिक पुस्तकालय संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा प्रदान किए गए सम्मेलन और समाचार पत्र में धारावाहिक भी शामिल है। तो इसमें क्या है? जो है सम्मेलन और समाचार पत्र में धारावाहिक यानी सीरियल जो है ना, इसमें जो संशोधन हुआ था उसमें सीरियल्स को भी शामिल किया गया था, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों, तो इस अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र का प्रकाशन अपनी लागत पर राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक प्रति देगा। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जो प्रकाशक है ना, खुद की लागत पे, ये जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अधीन जो भी पुस्तक देगा, नेशनल लाइब्रेरी या तीनों बाकी जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज है, तीनों लाइब्रेरीज को ये पुस्तक देगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, जिसकी लागत कौन वहन करेगा? खुद पब्लिशर जो है इसकी लागत वहन करेगा। जो प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को दी जानी है, अब उस प्रति की बात कर रहे हैं, जो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, उसको दी जानी है, वह सबसे अच्छे कागज़ पर होगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे अच्छे कागज़ पे वह होनी चाहिए, नॉर्मल कागज़ पे नहीं होनी चाहिए, सबसे अच्छे कागज़ पर होगी, जिस पर पुस्तक की एक प्रति छपी होगी, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है साथियों। और जो बाकी के अन्य 3 सार्वजनिक पुस्तकालय को दी जाने वाली प्रति है, वह उस कागज़ पर होगी जिस पर पुस्तक की सबसे अधिक संख्या में प्रतियां बेची गई है। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे बात करें, अगर कोई समय पे नहीं देता तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो साथियों जुर्माना है ना। तो कोई भी प्रकाशक जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत जुर्माने से दंडनीय होगा, जो 50 रुपये तक हो सकता है। और यदि उल्लंघन किसी पुस्तक के संबंध में है, तो जुर्माने से भी दंडनीय होगा, जो पुस्तक मूल्य के बराबर होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी प्रत्येक पुस्तक के प्रति पहुंचना जरूरी है। अगर नहीं पहुंचती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसके तहत अगर छोटा कोई सीरियल वगैरह है या न्यूज़पेपर है, तो उसमें 50 रुपये तक का दंड। साथ ही ये 50 रुपये की जो राशि है, जो 1954 में जो है हमारा लाइब्रेरी डिलीवरी ऑफ लाइब्रेरी एक्ट आया था, तो उस समय के आधार पे जो है ये राशि है। उस समय 50 रुपये की वैल्यू आज के काफ़ी, है ना, आप समझ सकते हो आज के कितने रुपए की वैल्यू हो सकती है। तो अभी वर्तमान में क्या है, इसमें कोई संशोधन नहीं होने की वजह से वही राशि जो है एक्ट के अंदर है। तो आपको ध्यान में रखना है, 50 रुपये है तो अभी भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको 50 ही करना है ना। कहीं 1000 2000 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे, तो आप ऑप्शन में ये नहीं होना कि आज की राशि कितनी है, तो वही 50 रुपये आपको करना है। जब तक कि इसमें संशोधन नहीं होता तब तक यही 50 रुपये आंसर रहेगा। और क्या है, और जो है अगर जैसे
उस कॉस्ट की कीमत उस समय अगर ज़्यादा थी 50 रुपये से, तो जो पुस्तक है, पुस्तक के मूल्य अगर मान लो उस समय 100 रुपये की पुस्तक होगी कोई, तो वह 100 रुपये के आधार पे ही जो है उसको दंड देना होता था ना, पुस्तक मूल्य के बराबर, यानी पूरे 100 रुपये उसको दंड के रूप में देना होता था। आगे देखें साथियों, इस अधिनियम को लागू करने, प्रकाशित करने एवं नियम बनाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। तो ये भी ध्यान रखना है, इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? तो केंद्र सरकार की। और इस पर अगर कोई नियम बनाना है, अगर मान लो सपोज करो कि ये 50 रुपये पुराने हो गए, अब अभी वर्तमान में कोई भी इसमें संशोधन करना है, कोई भी इनके लिए कोई भी नियम बनाना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? भारत सरकार की, जो केंद्र की सरकार है उसी की जिम्मेदारी है। आगे बात करें साथियों, तो भारत दुनिया के प्रमुख पुस्तक उत्पादक देशों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष लगभग मान के चलो कि 20,000 पुस्तकें प्रकाशित होती है। हालांकि यह 15 भाषाओं में फैला हुआ है और अंग्रेजी सबसे बड़ी है, उसके बाद हिंदी और बंगाली है। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जो पब्लिश होने वाली पुस्तकें हैं उनमें अंग्रेजी की सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाली पुस्तकें हैं, उसके बाद में हिंदी और उसके बाद में बंगाली। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज का टॉपिक जो है काफ़ी अच्छा टॉपिक था, और जो है टॉपिक आपका डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरी एक्ट जो है छोटा ही टॉपिक था, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक इसका बेनिफिट मिल सके। फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।